Jai Hind, dear student. Today we are going to discuss about the structure of nucleus. इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था एक बढ़िया से टॉपिक का, जो कि स्टार्टिंग टॉपिक था, सबसे फर्स्ट टॉपिक था, और उसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो आई होप मैं इतना मानकर चल रहा हूँ कि उस लेक्चर को आपने देखा होगा और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपने नहीं भी देखा तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता के चलता हूँ कि कोई भी एटम होता है तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं, और उसके बाहर एक डेफिनिट एनर्जी का ऑर्बिटल होता है। और ये सारे बहुत सारे ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी होती है और किस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो सारी डिटेल में हमने डिस्कशन कर दी है। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में बात करते हैं तो हम न्यूक्लियस के ही बारे में बात करेंगे केवल। ये तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो हम एक चीज़ बहुत कॉमनली बता सकते हैं कि न्यूक्लियस यानी कि एटम का जो सेंटर होता है, एटम का क्या होता है, जो सेंटर होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं। और न्यूक्लियस की जो साइज होती है, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है वो 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक होती है। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ये साइज ऑफ एटम का 10⁻⁻5 टू साइज ऑफ एटम का 10⁻⁻4 टाइम्स होता है। कहने का मतलब ये है कि साइज ऑफ अगर एटम हम ले लें, साइज ऑफ एटम अगर हम ले लें तो वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। बस इसे 10⁻⁻10 में 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10⁻⁻15 मीटर मिल जाएगा, और दैट इज़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, यही साइज ऑफ न्यूक्लियस है। यही क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में कौन कौन रिसाइड करता है। तो न्यूक्लियस में दो चीज़ रिसाइड करता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रोटॉन रिसाइड करता है और न्यूट्रॉन रिसाइड करता है। न्यूट्रॉन रिसाइड करता है। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, फिर आप जानना चाहोगे कि प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रोटॉन अगर चार्ज पार्टिकल है तो हाउ मेनी चार्ज आर देयर ऑन द प्रोटॉन। तो इसके ऊपर केवल एक ही चार्ज होता है, लेकिन उसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव ई जो होता है, तो यहाँ पर वैल्यू अगर रखें मैथमेटिकली बताएं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो इतना चार्ज होता है। फिर आप जानना चाहोगे फिर इसका मास क्या होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नियरली 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है इसका। और अगर मैं ग्राम में बात करूं तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है इसका मास होता है। अगर मैं प्रोटॉन के बारे में और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं तो ये मैं कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस जो होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये हेल्प करता है क्या करने में,
डिटरमाइन द प्लेस ऑफ द एटम इन पीरियोडिक टेबल। ये हेल्प किस में करता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस हेल्प्स हेल्प्स क्या करने में हेल्प करता है, ये डिटरमाइन करने में, क्या डिटरमाइन करने में, डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ द एटम इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी एटम का क्या प्लेस है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करता है, वो हेल्प करता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटम कहाँ पर रिसाइड करने वाला है। और ये भी याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम जो होता है, एटम, और जो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटम का मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन रहता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम जो होता है, वो ही चीज़ हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर ही पीरियोडिक टेबल में उसकी प्लेस को फिक्स कर देता है। पीरियोडिक टेबल में प्लेस को क्या करता है, फिक्स करता है। टेबल में प्लेस फिक्स करता है, उसका प्लेस फिक्स्ड करता है। ये आप याद रखना। ये सारी बातें हमने जो अभी तक आपको बताई, ये सब प्रोटॉन से रिलेटेड था। अब चले आते हैं हम थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन क्या करता है। तो हमने ये जान लिया कि प्रोटॉन क्या करता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। एटॉमिक नंबर में किसी एटम के प्लेस को फिक्स करता है। ये सारी चीज़ें जान लिया हमने, ठीक है। और ये एक चीज़ और इसमें कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यही चीज़ है। अब न्यूट्रॉन के बारे में अगर जानकारी लें तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर ये बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम बोल रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में, तो आप अगला कंक्लूजन आप निकाल कर रख लिए होंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज इसके ऊपर क्या होता है, जीरो होता है। और अगर चार्ज जीरो होता है तो अब ये चाहे हम पॉजिटिव फील्ड में रखें इसको, चाहे नेगेटिव फील्ड में रखें, फील्ड का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस न्यूट्रॉन का कोई भी कह सकते हैं कि डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है ही नहीं, वो उस फील्ड को समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन चार्ज इसके ऊपर नहीं है, केवल न्यूट्रॉन के ऊपर, लेकिन मास है। क्या है, मास है। ऐसा नहीं है कि मास नहीं है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसे mn से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नियरली ठीक उतना ही होता है जितना कि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस मास इज इक्वल टू द नियरली इक्वल टू द, ऐसे लिखना चाहिए था, दिस मास नियरली इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है। एक बात और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बात ये है कि अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं नेक्स्ट लाइन से, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या है कि अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ध्यान से देखो, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे लिखो, एंड लिख लो आप, एंड न्यूट्रॉन, तो ये कहाँ पर रह रहे हैं ये बताओ आप। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं। इसका मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हिच आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऑफ द न्यूक्लियस, यही क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस हैं। और इनको हम कहते क्या हैं, आर कॉल्ड, इनको हम कॉम्बाइनली क्या कहते हैं,
कॉल्ड द न्यूक्लियन। इन्हीं को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज्ड है? तो न्यूक्लियस हम ये बोलेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस कैसा है चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम न्यूक्लियस का मास की बात करें, मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, और प्लस मास ऑफ क्या हो गया? मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम अगर देख लें तो अगर हमने क्या देखा है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन लिया तो उसको न्यूक्लियन बोलते हैं, और टोटल मास ऑफ प्रोटॉन टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया तो इसी को हम मास नंबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं, और जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इससे रिलेटेड एक बात और कर सकते हैं नोट पॉइंट में। क्या कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन का जो टोटल नंबर है, देखो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलता है तो उसे न्यूक्लियन कहते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या न्यूक्लियस में रिसाइड करने वाले पार्टिकल को न्यूक्लियन कहते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करने वाले पार्टिकल को न्यूक्लियन बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर। इसी को क्या कहते हैं? मास नंबर बोलते हैं। इसी को मास नंबर बोलते हैं। और मास नंबर ऑफ द एलिमेंट तो है ही है, ये ऑफ द एलिमेंट तो है ही है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंट या डिनोटेड बाई सिंबल कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इस मास नंबर को। ठीक है, याद रखना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर चार्ज है। तो अगर प्रोटॉन पर चार्ज है तो हम अगर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो क्या होगा? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो हम तुरंत कह देंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये न्यूक्लियस पूरा टोटल पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो प्लस, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं सपोज कर लेते हैं जेड, क्योंकि हमने इससे पहले बताया है कि हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोल रखा है? जेड बोल रखा है, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड बोल रखे हैं। तो एक प्रोटॉन पर ई चार्ज है, एक प्रोटॉन पर क्या चार्ज है? ई चार्ज है। तो जेड प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? जेड ई चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो होगा वो कितना होगा? जेड ई होगा। टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जेड ई होगा। और टोटल हमने जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन माना है उसे क्या बोल रखा है? उसे मास नंबर बोल रखा है। उसे क्या बोल रखा है? मास नंबर बोल रखा है। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी याद रखना, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर कोई अपने पास एटम है, कोई एटम मान लो एक्स है, तो उस एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जो पीरियोडिक टेबल में उसकी प्लेस को फिक्स करता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ किसी एटम के बेस में लिखते हैं। और जो मास नंबर होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो नंबर होती है उसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी एटम की उसको ऊपर ऐसे लिखा जाता है। तो सिंबल के फॉर्म में किसी एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड एक्स ए। मान लो यहाँ पर एम जी है, तो ये 12 है और ये 24 है। आप क्या समझोगे 12 क्या है? तो 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और ये 24 क्या है? तो ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जेड
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n, ये न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन है, n का मतलब न्यूट्रॉन से समझिएगा, हम स्मॉल n लिख दें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के को हम 24 यानी कि एटॉमिक वेट A कहते हैं। A की वैल्यू 24 है, Z की वैल्यू 12 है। अब आपको अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो A माइनस जेड कर दो और न्यूट्रॉन तो 24 माइनस 12 न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। और ग्राउंड स्टेट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या डिटेल में बात की कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात किया। एक चीज़ और मैं आपको बताते ही चलूँ कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेटा लगभग नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। अब इसकी वजह से अगर नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी कि 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg, अगर ये नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जैसे सपोज कर लो कि कंपैरिजन टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, तो टोटल मास ऑफ एन एटम जो होता है वो न्यूक्लियस के मास के बराबर ही हो जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लिया तो टोटल जो मास है ऑफ एन एटम का वो कैन बी कंसीडर्ड टू बी सेम एज, किसके सेम एज द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस के मास के बराबर है, ऐसा मान लिया जाता है। तो कुछ कॉमन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि Z क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है, लेकिन कब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? ग्राउंड स्टेट में। कब होता है? ग्राउंड स्टेट में। अब ये ग्राउंड स्टेट क्या होता है? मतलब वहाँ पर कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है एटम के पास, यानी बाहर से ना तो एनर्जी मिल रही होती है ना एनर्जी इमिट कर रही होती है। तो उस टाइम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। और आप जो कैपिटल A लिख रहे थे उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल A को क्या बोलोगे? मास नंबर बोलोगे। और मास नंबर किसके इक्वल होता है? तो मास नंबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के। अरे ये क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन के। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हो सकता है, ठीक है। और A इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन को आप Z कहते हो और मास ऑफ न्यूट्रॉन को N कहते हो। तो ये आपको एक फार्मूला मिला। और अगर न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है तो A माइनस जेड भी आप कर सकते हो यहाँ से, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अब अगर मैं सिंबल की बात करूँ यहाँ पर कर लेते हैं। सिंबल की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन के सिंबल की बात करें तो वो स्मॉल e से रिप्रेजेंट होता है। प्रोटॉन के सिंबल की बात करें तो p से रिप्रेजेंट होता है। और न्यूट्रॉन के सिंबल की बात करें तो स्मॉल n से रिप्रेजेंट होता है ये, ठीक है। और अगर चार्ज का बात करो आप कि चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर 1 प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज बेटे। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। और मास की अगर बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और अगर प्रोटॉन की मास की बात करें तो 1.6 से 7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और अब हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अच्छा, ये एक बात याद रखना कि एग्जैक्टली ये नहीं होता है। अगर मैं एग्जैक्टली मास ऑफ प्रोटॉन लिखूं, एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है।
और एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखें तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये 6726 और ये 49, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन बहुत स्लाइटली इज ग्रेटर देन है, बहुत स्लाइटली, लगभग नेग्लिजिबल कह सकते हैं कि या नेग्लिजिबल ग्रेटर है। तो हम इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग इक्वल ही मानकर चलते हैं। भाई क्या है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना ज़्यादा है, 0.00, और कितना ज़्यादा है 2, और 4 में से 2 जाएगा 2, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, इतना किलोग्राम ही तो ज़्यादा है। और कितना लगा है देखो 0.0024, इतना ही तो ज़्यादा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन में से मास ऑफ प्रोटॉन माइनस करेंगे तो इतना ही तो ज़्यादा आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम मानकर चलते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही है, ये हम मानकर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में बस अब यहीं तक बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।